हाय एवरीवन। हम साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड फर्दर ये हमारे रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमने इस सीरीज में अब तक पार्ट 6 तक कवर कर लिया है, तो चलो आज पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है वो प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्या पूछ रहा है? द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड। तो जो आपका प्रीएम्बल है वो क्या प्रोक्लेम करता है, क्या घोषणा करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो आपका इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल किस अमेंडमेंट के तहत आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो जो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है उसको बाय 7th अमेंडमेंट 1956 में ऐड किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है आपका? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो क्लॉज 3 है इसको ऐड किया गया था बाय 7th अमेंडमेंट, है ना। ये देखो क्लॉज 3 है इसका, क्लॉज 3 देखो 7th अमेंडमेंट 1956 में ऐड किया गया था, ठीक है। ऐसे ही आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 5 है इसको इंसर्ट किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में हुआ था। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही आपको पता ही होगा कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था, है ना, अंडर आर्टिकल 300A। ऐसे ही आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जब आप देखोगे तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में हुआ था उसके तहत इंसर्ट किया गया था। ऐसे ही आर्टिकल 31A का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए जो है वो 17th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1964 में हुआ था उसके तहत ऐड हुआ था। नाउ अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि किस लॉ से, किस लैंडमार्क, किस लॉ से कौन सा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो इंदिरा गांधी वर्सेस आजाद नारायण का केस जो कि 1975 का केस है, ये एक लैंडमार्क केस है और ये रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है ना। रूल ऑफ लॉ यहीं से निकला था, ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस आजाद नारायण के केस में, जो कि 1975 का केस है। ऐसे ही जो गुलाल पल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC, ये केस 1959 का केस है। इससे जो प्रिंसिपल निकल के आया था वो क्या था? डिपार्टमेंटल बायस का प्रिंसिपल। फागू सॉ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जो कि 1973 का केस है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहीं पे हेल्ड हुआ था। उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो केस है वो राइट्स ऑफ इनमेट ऑफ प्रोटेक्टिव होम्स के लिए है ना। ये 2014 का केस है। केस ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि कभी कभार सिक्वेंशियल वे में करने को आ जाता है क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ एक फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन करके आ रखा है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A of the Constitution of India are made member to the citizens with no enforceability to ensure their compliance। तो देखो जो आर्टिकल 51A है ना, वो पहले तो आर्टिकल 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आप मानो चाहे मत मानो वो इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को अगर नहीं भी निभा रहे हो तो इन्फोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है और ये पार्ट 4A में ही आपका आर्टिकल 51A दे रखा है ना, जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इस बात को इन्होंने किस जस्टिस ने कहा था? जस्टिस JS वर्मा। जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में है उसको कोई भी इंडिया का सिटीजन माने या ना माने, मतलब निभाए या ना निभाए, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने जो
लाइक नेशनल के, हमारे नेशन की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट ना दो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल होगी, है, ठीक है। नाउ द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए गार्जियन ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रन अंडर द पर्सनल लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट what डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो, मतलब किसी के पर्सनल लॉ में ये अपॉइंट किया गया था कि कोई जो माइनर चिल्ड्रन है उसका गार्जियनशिप ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था किस केस में, साहिबजादा सैयद मोहम्मद अमीर अब्बासी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत के केस में, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए रखे हैं और आर्टिकल से जुड़े प्रोविजंस क्या है, हमें उससे मैच कराना है। तो आप जब आर्टिकल 131 सभी को पता होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। आपका आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही आर्टिकल 136 क्या है, स्पेशल लीव टू अपील ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल पे है, ठीक है। आर्टिकल 134 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बताता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए। और आर्टिकल 130 क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बताता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, जब आप चाहो तो इसको मैच करा सकते हो, इतना टाइम नहीं है अभी। नाउ ऐसे ही देखो आर्टिकल 221 जो है, आर्टिकल 221 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैलरीज के लिए है, हाई कोर्ट जजेस के। देखो यार, जितने भी इसमें मैच है ना, सभी रिसर्च ओरिएंटेड है, तो मैं अगर बार बार बुक से अगर मैच कराऊंगा तो टाइम टेकन होगा। तो अब देख लो, आर्टिकल 221 में जो प्रोविज़न है वो सैलरीज फॉर हाई कोर्ट जजेस के लिए है। आर्टिकल 222 क्या कहता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट, आर्टिकल 222 में दे रखा है। आर्टिकल 223 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जजेस के लिए है, ठीक है, चीफ जस्टिस के लिए है। और जो आर्टिकल 224 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। नाउ द टर्म लॉ इंक्लूड्स every branch of law, yet there is difference between constitutional law made in exercise of sovereign powers, and hence an amendment is not covered within the definition of law provided in Article 13 clause 2 and 3 of the Constitution. This observation made by Supreme Court in, देखो इसमें क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ऑब्जर्व की थी कि जो टर्म लॉ है ना, जो टर्म लॉ है वो इंक्लूड करता है एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, और वो जो टर्म लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें फिर भी डिफरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सॉवरेन पावर के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने किसके केस में ऑब्जर्व किया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1951 का केस है। अभी देखो इसमें मैंने बस इंफॉर्मेशन पर्पज़ से इनको लिख रखा है। तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है वो 1965 का केस है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1967 का है। मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 का है। नाउ अब देखो ये सारे केसेस है और इससे कौन से प्रोविज़न निकल के आए हैं उसके लिए, ठीक है। तो राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है ये 2001 का केस है। ये रिजर्वेशन टू वोमेन के लिए था, है ना। टीचिंग रिक्रूटमेंट में 50% जेंडर रिजर्वेशन था, ठीक है, वुमेन के लिए था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी जो 1985 का केस है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग के लिए था। अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो राइट टू सेफ एजुकेशन के लिए था। विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1990 का केस है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंडल्ज आदिवासी के लिए था, ठीक है। नाउ अभी देखो मैंने बोला था ना कि कभी कभी सिक्वेंशियल वे में करने को आता है, तो देखो इसमें इन्होंने ये सारे केस लिख रखे थे और पूछ रखा था कि कौन सा केस पहले आया था, ठीक है। तो इसको मैंने गूगल से सर्च करके KCL लिख डाले हैं, तो इसको आप देख लो। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस 2010 का है। ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंदा का केस 2008 का है। IR कोहेलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस 2007 का है। P इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र का केस 2005 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और इसके लिए लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क जजमेंट वाले केसेस दे रखे हैं। तो देखो जो द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो आपका पहला है द प्रिंसिपल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव, यार ये मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने अच्छे से मैच नहीं कराया, कंफर्म नहीं था। सो आप देख लो, ये सारे केसेस है, ये सारे क्वेश्चन है, आप गूगल कर लेना। नाउ इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे इस बात को लिखा गया है? तो इकोनॉमिक जस्टिस आप जब देखोगे तो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में रिटर्न है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। अगेन देखो, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल वे में करने को आया है क्वेश्चन। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस NS जातनामम का केस जो है 2015 का है। मैंने यहाँ पे केस ये लिख दिया है ताकि आप सिक्वेंस में समझ ले जाओ, ठीक है। तो बसाव राजा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन का केस जो है वो 2013 का है। उषा मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस जो है वो 2012 का है। सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्लैटिनम इंटरटेनमेंट का जो केस है वो 2014 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आपको पूछ रखा है कि कौन सा इसमें आर्टिकल की प्रोविज़न करेक्टली मैच्ड है, तो ये सारे गलत है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए इन्हें कट कर रखा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो आर्टिकल 120 था। आर्टिकल 120 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि पार्लियामेंट कौन सा लैंग्वेज यूज करेगी, ठीक है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा वो आर्टिकल 120 बताता है। आर्टिकल 118 क्या बताता है? वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताता है। आर्टिकल 119 क्या बताता है? वो रेगुलेशंस बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर क्या होगा वो बताता है। आर्टिकल 121 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट रखता है, ठीक है। नाउ अब देखो, यहाँ पे इलेक्शन से क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। आप जब इलेक्शन पढ़ोगे, इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो इलेक्शन वाला चैप्टर पार्ट 15 में दे रखा है, ठीक है। पार्ट 15 ये लिखा है। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 क्या कहता है? पावर्स जो इन्वेस्टेड है इलेक्शन कमीशन उसको बताता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किससे मिलकर बना है, ठीक है। आर्टिकल 324 क्लॉज 4 क्या बताता है कि जो रीजनल कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 क्या बताता है? कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन बताता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म मार्शल लॉ? तो ये सारे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो मार्शल लॉ आर्टिकल 34 और जो कि आर्टिकल 34 में मेंशन है ना। आर्टिकल 34 में मेंशन है, ठीक है। मार्शल लॉ के लिए जो भी प्रोविजन है आर्टिकल 34 किस पार्ट में दे रखा है? पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 36 तक। तो आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ दे रखा है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। आगे हम पार्ट 8 करेंगे एंड सो ऑन, जो कि रिवीजन के लिए ये सारे हैं, क्योंकि आपको जब भी रिवीजन पढ़े तो आप बार बार कौन आएगा यार बुक में, तो सीधा गूगल हमने सॉल्व किया इसको देख लेंगे, तो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।